हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का एसएसटी चैप्टर नंबर 5 कम्युनिटी सर्विस का एक्सप्लेनेशन। इससे पहले के चैप्टर के वे सारे एक्सप्लेनेशन और उनके क्वेश्चन आंसर्स मैं करवा चुकी हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर नंबर 5 कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज यानी कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ? समुदाय यानी सोसाइटी जिसमें हम लोग सभी रहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग क्या है? एक सोशल एनिमल है, यानी एक सामाजिक जीव है, समाज में रहने वाला है। ये अकेला नहीं रह सकता है, ये लोगों के बीच में ही रहता है। हम सभी साथ में अपने फ्रेंड्स जो भी हैं, फेलो बीइंग्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, पड़ोसी हैं, उन सभी के साथ विलेज, टाउन और सिटीज़ में रहते हैं। जो मेंबर्स होते हैं ना कम्युनिटी के, ये आपस में हारमनी से यानी कि मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। यानी कि जो कम्युनिटी के मेंबर हैं, जो समाज के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं? आपस में आस पड़ोस में मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे के लिए बेनिफिट के लिए काम करते हैं। आप कहिए एक दूसरे का बेनिफिट के लिए कैसे करते हैं? देखिए, कोई स्कूल खोल रखा है, किसी ने कोई स्कूल चला रहा है, तो क्या हो रहा है? वहाँ पे आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जो भी आस पड़ोस के बच्चे हैं उनके लिए बेनिफिट हो रहा है ना, उनको वहाँ से एजुकेशन मिल रहा है। फिर किसी ने हॉस्पिटल खोला है तो वहाँ पर लोगों को उसका सुविधा मिल रहा है हॉस्पिटल का। तो इस तरह से ये एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करते हैं और उन्हें क्या हो रहा है? वो उन्हें भी अपने जीविका का साधन मिल रहा है, पैसे अर्न कर रहे हैं, वो भी अपना उनको रोज़गार मिला हुआ है। दे ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू ईच अदर इन टाइम ऑफ एमरजेंसी। वे एक दूसरे को एमरजेंसी के टाइम में सपोर्ट भी करते हैं, उनका साथ भी देते हैं। इस तरह से जो कम्युनिटी लिविंग है ना, ये एक पीसफुल सोसाइटी का निर्माण करती है। कम्युनिटी सर्विस इज़ द हेल्प और असिस्टेंस। में कम्युनिटी सर्विस क्या है? ये हेल्प करती है, यानी कि कम्युनिटी की बेनिफिट्स के लिए काम करती है, उनकी सहायता करती है। स्पेशली जैसे कि आप कह सकते हैं कि एल्डरली यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी सहायता करना, या फिर जो नेबरहुड वॉच प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करना, या फिर जो लोकेलिटी है, अपने आसपास की सोसाइटी है, लोकेलिटी है, उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसकी साफ़ सफाई के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए काम करना। बहुत से लोग जो कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम है इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें अपनी सर्विसेज देते हैं, यानी कि जाके उसमें काम करते हैं, सहयोग करते हैं और बहुत से लोग मनी भी डोनेट करते हैं। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है और सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया जिसमें स्कूल के जो बच्चे हैं वो कम्युनिटी सर्विसेज का एक पार्ट बने हुए हैं इसमें। और स्वच्छ भारत अभियान जो योजना चली हुई थी उसके अंतर्गत जो है ये क्या कर रहे हैं? अपने आसपास की जगह को की साफ़ सफाई कर रहे हैं। कम्युनिटी सर्विस इन ओल्डन टाइम्स। तो अब ये कम्युनिटी सर्विस ओल्डन टाइम्स में, पुराने समय में किस प्रकार से था? तो कम्युनिटी सर्विस जो है इंडियन हिस्ट्री और कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है हमेशा से। लोग गरीबों की मदद करते थे। किस तरह से करते थे? पैसे देके, कपड़े देके, फूड, शेल्टर और फिर बीमार लोगों की देखभाल करके। अब यहाँ पे देखिए, डू यू नो में बताया जा रहा है कि बहुत से लोग जो हैं वो भिखारियों को पैसे और खाना देते हैं, जो कि यह अच्छा काम नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें इससे आदत लग जाएगी, बल्कि इसकी जगह क्या करना चाहिए कि उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए, कुछ काम करने का, कुछ वर्क क्राफ्ट वगैरह या कोई स्किल वगैरह उन्हें सिखा देना चाहिए, जिससे कि वो पैसे अर्न कर सकें। जैसे कि कॉइन पेन बनाना, टॉय बनाना, पेपर बैग वगैरह, ये सब बनाना उनको सिखाना चाहिए, ना कि उन्हें इस तरह से पैसे भीख में देना चाहिए। अर्लियर टाइम में जो राजा होते थे वे अपने प्रजा की बेनिफिट्स के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स चलाते थे। उनके राज्य से जो भी ट्रैवलर्स होकर गुजरते थे उनकी सुविधाओं के लिए जगह जगह रोड के किनारे पेड़ लगाते थे, कुएँ खोदते थे, ताकि जो भी प्यासा है उधर से क्रॉस करता है तो वो वहाँ से पानी पी के अपनी प्यास बुझा सके। आज के समय में क्या है? आपको कहीं भी प्यास लग रही है, दुकान में जाइए, वाटर की बोतल खरीदिए और पी लीजिए। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह पानी अवेलेबल है। और कहीं भी अगर आपको रुकना है तो वहाँ पे आपको रेस्ट हाउस वगैरह, होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह सब मिल जाता है। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुराने समय में लोगों को तो एक तो पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, उनके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का कोई भी मतलब कि साधन नहीं होता था। जो राजा वगैरह थे उनके पास तो रथ होते थे, घोड़े होते थे, लेकिन जो आम जनता होती थी ना उनके पास कुछ नहीं होता था, वे पैदल ही जाते थे। और इतना लंबा यात्रा जब पैदल करते थे तो धूप में जाना और फिर उबड़ खाबड़ कच्ची सड़कों पे पत्थर वाले इलाकों से होकर गुजरना, जंगलों से गुजरना, उनका सेफ्टी के लिए भी ये बहुत ही होता था, मतलब कि सेफ्टी नहीं होती थी। तो राजा उनके लिए जगह जगह इस तरह से धर्मशाला वगैरह बनाते थे ताकि वहाँ पर वे रात होने पर रुक सकें और जहाँ फिर उनको जैसे कि ख़राब मौसम में या फिर जानवरों, इन सब से उनको सेफ्टी मिल सके।
आगे है देखिए कंफर्ट ऑफ ट्रैवलर्स। तो ट्रैवलर्स के यात्रियों के लिए कंफर्ट के लिए क्या किया जाता था ओल्डन टाइम्स में। तो ओल्डन टाइम्स में जो ट्रैवलर्स होते थे वो कौन होते थे, पिलग्रिम्स होते थे, यानी कि जो तीर्थ यात्रा पे जाते थे ना वो होते थे, या फिर मैसेंजर यानी कि जो सूचना लेकर के एक राज्य की सूचना दूसरे राज्य तक लेकर के जाते थे वैसे होते थे, या फिर सोल्जर्स यानी कि जो सैनिक होते थे वो, या फिर मर्चेंट्स यानी कि जो व्यापारी लोग होते थे, बिजनेसमैन होते थे, वो व्यापार के लिए जगह जगह दूसरे दूसरे राज्य जाते थे। तो वही सब लोग ट्रैवल करते थे। उन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था उनकी जर्नी में, उनकी यात्रा में, क्योंकि उस समय ना तो शेल्टर होता था कि कहीं वे रुक सके, ना रोड अच्छा होता था, और ना ही कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट होता था, और ना ही तो फूड और वाटर होता था। तो जो राजा होते थे उस समय के, वे अपने अपने इलाके में क्या करते थे, उनकी सुविधा के लिए धर्मशाला बनवाते थे। धर्मशाला जिसे कि सराय भी कहा जाता था, जिसको कि आज के समय में रेस्ट हाउस कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं होटल वगैरह, ये बनवाए जाते थे धर्मशाला उनकी कंफर्ट के लिए, उनकी सुविधा के लिए। इससे उन्हें शेल्टर यानी कि रहने के लिए जगह मिलती थी, रुकने के लिए। जब वे थक जाते थे तो वहाँ विश्राम करते थे, आराम करते थे, और फिर रात वगैरह में या फिर रफ़ वेदर में यानी कि ख़राब मौसम में, बारिश के समय, धूप के समय, ऐसे समय में, या फिर जंगली जानवरों से बचने के लिए वैसी जगहों में वे उन्हें रुकने की सुविधा राजा वगैरह जो थे वो प्रोवाइड कराते थे। अब आगे देखिए दिया गया है डू यू नो में क्या, एक दोहारा सराय है जो कि लुधियाना से 20 किलोमीटर दूरी पर है। ये यहाँ पर ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड, आपने इसका नाम सुना होगा। तो ये जीटी रोड के किनारे में सिचुएटेड है दोहारा सराय। इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसको बनाया था शेरशाह सूरी ने ट्रैवलर्स के लिए। देखिए इस तरह से ये है दोहारा सराय। अब आगे देखिए ट्रीज़ ऑन रोड साइड। तो रोड साइड में जो है वो पेड़ लगाने का। तो अशोका यानी कि जो राजा सम्राट अशोक थे, ये एक बहुत ही महान रूलर थे, बहुत ही मतलब कि ग्रेट शासक थे, महान शासक थे। इन्होंने रोड के किनारे जो है सो पेड़ लगाने की इम्पोर्टेंस को समझा, और इसके लिए कि जो ट्रेड है, जो व्यापार है, और जो पिलग्रिम्स हैं उनकी प्रोग्रेस के लिए, ट्रेड के प्रोग्रेस के लिए, कि व्यापार जो है वो ज़्यादा फले फूले, ज़्यादा बढ़े, तो इसकी इम्पोर्टेंस को उन्होंने समझा। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जगह जगह रेस्ट हाउस बनवाए, कुएं खुदवाए, और रोड के किनारे पेड़ लगवाए यात्रियों की सुविधा के लिए, जो भी ट्रैवलर्स आते थे उनकी सुविधा के लिए। वाटर फॉर क्वेंचिंग द थर्स्ट, यानी कि प्यास बुझाने के लिए, पानी क्वेंचिंग यानी कि प्यास जो बुझाने का होता है उसको। तो पुराने समय में कैसा था, पुराने समय में जो धर्मशाला और सराय बनाए जाते थे ना, तो वो कहाँ बनाए जाते थे, ज़्यादातर वो वाटर बॉडीज़ के नज़दीक बनाए जाते थे। वाटर बॉडीज़ क्या हुए, जैसे कि रिवर, लेक, पॉन्ड, ये सब है जो वाटर बॉडीज़, जहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध हो, उन्हीं के आसपास ही सराय धर्मशाला बनाए जाते थे, ताकि लोगों को वहाँ पर पानी मिल सके। और जो बाकी की प्लेसेस हैं, बाकी की जगह जो कि पानी की वाटर बॉडी से दूर होती थी, तो उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए वहाँ पर कुएँ खोदे जाते थे, स्टेप वेल बनवाए जाते थे, कुंड्स और सिसंदराज, इस तरह के अलग अलग टाइप के कई सारे जो वाटर सोर्सेज थे वो वहाँ पर बनवाए जाते थे, जहाँ पर नदी और झील, तालाब वगैरह अवेलेबल नहीं होते थे वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एक पिक्चर में दिखाया गया है, ये स्टेप वेल का पिक्चर है। देखिए किस तरह से है ये, यहाँ से सीढ़ियों से उतर के किस नीचे तक जाते हैं। जैसे जैसे वाटर का लेवल नीचे होता जाता है ना, वैसे वैसे सीढ़ियों से नीचे उतर करके पानी लेते थे इसमें। तो वेल्स यानी कि कुएँ जो है, ये वाटर का मेन सोर्स होते थे पीने के लिए, पानी के लिए, और अदर पर्पजेज़ यानी कि और भी कई सारे कामों के लिए। और पीने के लिए जो पानी का मेन सोर्स था ना, वो कुआं ही था। कुछ एरियाज़ में स्टेप वेल्स भी बनवाए जाते थे। रेन वाटर जो है, बारिश का पानी है, उसको हार्वेस्ट के लिए यानी कि उसको सेव करके रखने के लिए कुछ इलाकों में स्टेप वेल बनाए जाते थे, ताकि जो गर्मी के दिन होते थे, ड्राई मंथ्स होते थे, उस समय वहाँ पे लोगों को और जो पैलेसेस हैं, महलों में जो है पानी की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। कुछ स्टेप वेल्स जो है वो गुजरात और राजस्थान में पाए जाते थे, ज़्यादातर जो है ये वहीं पाए जाते थे। अभी भी वहाँ पर कई जो है इनके पुराने रिमेनिंग अवशेष बचे हुए हैं, तो गुजरात और राजस्थान में पाए गए हैं, जो कि कितने 5 to 7 स्टोरीज यानी कि 5 से लेकर 7 मंजिल इतने डीप यानी गहरे होते थे। यानी 5 से 7 फ्लोर तक के जो घर होते हैं कितने ऊंचाई के होते हैं, तो सोचिए उतनी गहरे ये स्टेप वेल्स होते थे। ये स्टेप वेल्स को वाटर टेम्पल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि जो स्टेप
स्टेप वेल है इनको किन किन नामों से जाना जाता है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है इन्हें वाव, वावड़ी, बावड़ी, बाबरी, बावली और बावड़ी, इन सारे नामों से इनको अलग अलग जगहों में जाना जाता है। अब देखिए कुंड क्या है, यहाँ कुंड के बारे में दिया गया है। तो कुंड एक सॉसर शेप का है, जो जैसे कि कप होता है ना, कप के नीचे एक सॉसर होता है, बीच में सेंटर में किस तरह गड्ढा होता है उस टाइप का, तो उस टाइप का ये कुंड होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ये देखिए ये सॉसर है ना, और इसमें बीच में किस तरह से गड्ढा सा है, तो इस शेप में होता था, इसको बनवाया जाता था। ये एक अंडर वाटर स्टोरेज सिस्टम था, रेन वाटर को स्टोर करने का, यानी रेन वाटर को जो है वो स्टोर करके रखने का एक सिस्टम था, जो कि ड्राई रीजन्स थे, सूखे वाले एरिया थे गुजरात और राजस्थान के, वहाँ पर ऐसे बनाए जाते थे। नेक्स्ट हमारा सिसंदराज, तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता था, जो कि कर्नाटक में पाया गया है, उधर ही ये सारे बनाए जाते थे। जो इम्पोर्टेंट रोड क्रॉसिंग है, जहाँ से ज़्यादातर लोगों का आना जाना होता था, वहाँ पर ट्रैवलर्स के कंफर्ट के लिए बनाए जाते थे। कुछ छोटे साइज़ के सिसंदराज भी बनाए गए थे एनिमल्स के लिए, जानवरों के पीने के पानी के लिए। अब नेक्स्ट हमारा है वाटर हार्वेस्टिंग इन ओल्डन टाइम्स। तो पुराने समय में वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से किया जाता था, किस तरह से वाटर को सेव किया जाता था। तो वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर फॉर। तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है, और उसे पीने के लिए और अन्य कामों के लिए स्टोर करके रखा जाता है। पुराने समय में इंडिया में एक वेल डेवलप्ड, यानी बहुत अच्छा से वेल डेवलप सिस्टम था वाटर हार्वेस्टिंग का। हर गांव में रेन वाटर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ड्राई मंथ्स में वाटर को सेव करके रखा जाता था, यानी कि हर गांव में लोग अपने अनुसार तरह तरह की, जैसा भी उनको जानकारी था वैसा टेक्निक यूज़ करके रेन वाटर को सेव करके रखते थे। जैसे कि वो आपने देखा कुंड बनाना या फिर स्टेप वेल बनाना, इस तरह से, ताकि जो ड्राई मंथ्स होते थे, गर्मी के दिन होते थे, उस समय पानी की कमी ना हो सके। इसलिए उस समय क्या था कि पानी की कमी नहीं होती थी। बहुत सारी ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज हैं, वो आज भी हैं। जो ट्रेडिशनल यानी जो पुराने समय में जो वाटर सोर्सेज यूज़ किए जाते थे ना, वो आज भी है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हो रहा है कि वो सभी बर्बाद हो जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। इस कारण से वे सभी ख़राब हो रहे हैं। जैसे देखिए ये वाला है, नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया गया किस तरह से ख़राब हो रहा है। इन एंशिएंट टाइम, यानी कि आज के समय में कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जो ये ओल्ड वाटर बॉडीज़ है इसको दोबारा से रिवाइव करने का, यानी कि पुनर्जीवित करने का, और वाटर हार्वेस्टिंग को पॉपुलर किए जाने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इट सेव्स रेन वाटर फ्रॉम, ये जो है रेन वाटर को ड्रेन्ड होने से, यानी बहने से और वेस्ट होने से बचाता है, और वाटर स्कैरसिटी, यानी कि पानी की जो कमी की समस्या है उसको भी सॉल्व करता है। तो आज देखिए इस तरह से घर बना हुआ है, ये छत पे इस तरह से रेन वाटर जब बारिश होती है तो ये पानी से पाइप से बह करके नीचे आता है, और यहाँ से देखिए इस तरह से जा करके इसमें यहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो ये जो है ओल्डन टाइम का जो टेक्निक था, उसी को देखते हुए नए तरीके से इसको बनाया गया है। कम्युनिटी सर्विस इन मॉडर्न टाइम्स, तो अब हमने पढ़ा था पहले कि अभी किस तरह से राजा वगैरह अपने टाइम में कम्युनिटी सर्विस की देखरेख करते थे और लोगों को कई सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराते थे। तो आज के समय में किस तरह से हो रहा है ये देखते हैं मॉडर्न टाइम में किस तरह से। जो कम्युनिटी लिविंग है उन्हें ज़रूरत होती है क्या चीज़ की, ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि संस्था की, ऐसी संस्था जो सब कुछ मैनेज करे, कोऑर्डिनेशन की, सहयोग की, और टॉलरेंस यानी सहनशीलता की। तो राजाओं की बजाय आज क्या होता है, आज गवर्नमेंट्स होती हैं और उनकी एजेंसीज होती हैं इन कम्युनिटी सर्विसेज की देखरेख करने के लिए। ईच नेबरहुड्स, यानी कि हर पड़ोस, यानी कि जो हर पड़ोस यानी कि हर मोहल्ला कॉलोनी, इन्हें क्या ज़रूरत होती है, कुछ एसेंशियल सर्विसेज की ज़रूरत होती है, कुछ ज़रूरी कामों की, कुछ ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, सेवाओं की ज़रूरत होती है। जैसे कि वाटर, पानी की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है, हॉस्पिटल, स्कूल, रोड, मार्केट, सैनिटेशन यानी कि साफ़ सफाई, इन सब की ज़रूरत हर मोहल्ले वगैरह को, हर कॉलोनी को, आस पड़ोस को ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आगे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से पुराने समय से अब ये जो मॉडर्न टाइम में जो ट्रैवलिंग है, वाटर है और ट्रीज़ है, इन सब में क्या क्या चेंजेस आए हैं। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं ट्रैवलिंग में क्या क्या चेंज आया है। तो पहले के समय में, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, कि लोग पैदल ही सारी यात्राएं किया करते थे। तो इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है आज के समय में। टुडे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल। आज के समय में कई सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, कई सारे साधन हैं।
ट्रेन है, एरोप्लेन है, बस है, कार है, रिक्शा है, कई सारे, जैसा आपको सुविधा हो उसके अनुसार से आप जा सकते हैं। बहुत सारे गेस्ट हाउस रुकने के लिए बनाए गए हैं, जगह जगह रेस्टोरेंट है, नाइट शेल्टर्स है, मोटल्स और होटल्स, ये सभी कंफर्ट और सेफ्टी के लिए ट्रैवलर्स के बनाए गए हैं। बेटर रोड्स हैं, रोड्स अच्छे हैं, नदियों पे जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उन पे ब्रिजेस बनाए गए हैं, जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह है वहाँ फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं, ताकि जो व्हीकल्स हैं उसका स्मूथ मूवमेंट हो सके। स्मूथ मूवमेंट यानी कि बिना ट्रैफिक जाम के आराम से आसानी से आ जा सके, इसके लिए इससे फ्लाईओवर्स वगैरह, ब्रिज और अच्छी रोड्स बनाए गए हैं। क्योंकि रोड अगर टूटे फूटे उबड़ खाबड़ होंगे तो उसमें अगर आप चलेंगे तो कैसे गाड़ी पटक पटक के चलती है ना, तो कंफर्टेबल नहीं होगा ट्रैवल करना ना, तो इसलिए बेटर रोड वगैरह बनाए जाते हैं। फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल, यानी फास्टर यानी तेज़ी से जल्दी पहुंचने के लिए और ज़्यादा कंफर्टेबल मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रैवलिंग को और भी ज़्यादा क्या बनाते हैं, प्लेजर बना देते हैं, आनंददायक बनाते हैं। कि जब आप अच्छे से तेज़ी से, जब आपकी गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही है तो आपको जाने में अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि जब स्पीड से चलती है, थोड़ा मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं लेकिन अच्छे से स्मूथ चलती है और आपको उसमें बैठने में भी कंफर्टेबल फील हो, तब आपको कोई भी यात्रा करने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सब आप किस में कर सकते हैं, जैसे कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन और शिप, ये सभी हो सकते हैं आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साधन। तो देखिए ये सब सुविधाएँ आज के समय में अवेलेबल हैं, जो कि पहले ओल्डन टाइम्स में नहीं था। अब क्या आप जानते हैं कि जो बाइसिकल राइडिंग यानी साइकिल चलाना जो है ये पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। ये हमारे बॉडी को फिट रखता है, फ्यूल को सेव करता है और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, यानी कोई पॉल्यूशन भी ये नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा है वाटर। तो वाटर देखिए, वाटर इज़ सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री के ज़्यादातर पार्ट में ही वाटर जो है वो पाइपलाइन से यानी पाइप से सप्लाई किया जाता है दूर दूर के इलाकों में, जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं हो, पानी वहाँ पे बहुत कम पाया जा रहा है, तो वहाँ पे दूर दूर तक वाटर जो है पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है। कुछ एरियाज़ में आज भी जो वेल, स्प्रिंग और रिवर, लेक हैं, इस पे लोग डिपेंडेंट हैं, यानी कि वेल यानी कुएँ, झरने, नदी और जो झील हैं उन्हीं पे लोग डिपेंडेंट हैं। आज भी कुछ एरिया में है ऐसा। ट्यूबवेल्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। जो ट्यूबवेल है ना, जो देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया ट्यूबवेल, जो पानी पाइप के थ्रू आता है, तो ये ट्यूबवेल जो है वो इरिगेशन यानी कि सिंचाई करने और दूसरे कामों के लिए यूज़ किया जाता है। और ये वैसे एरियाज़ में जहाँ पे बहुत दूर दूर तक रिवर, कैनल और स्ट्रीम्स ये सब कुछ अवेलेबल नहीं हो, वहाँ पर इनसे पानी पहुँचाया जाता है। इवन टुडे इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि आज के समय में भी इंडिया के कुछ पार्ट में जो महिलाएं हैं वो दूर दूर से पिक्चर्स में यानी घड़ों में पानी लेकर के आती हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया, इस तरह से पानी लेकर के वो आती हैं। आज भी, आज के समय में भी इंडिया के कुछ पार्ट्स में है जहाँ पे पानी की कमी है। वाटर पोल्यूशन हैज़ बिकम ए मेजर कंसर्न इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो वाटर पोल्यूशन है ना, ये आज के समय में एक बहुत ही चिंता का विषय बन गया है इंडिया के सभी पार्ट में। इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय डंपिंग ऑफ हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये मुख्य रूप से इसका कारण क्या है, जो हमारे घरेलू कचरे होते हैं और जो फैक्ट्री वगैरह के जो वेस्ट होते हैं उन सबको नदियों में डंप करना, बहा देना, छोड़ देना, इस कारण से पानी जो हमारा क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। क्या आप जानते हैं, वी मस्ट ऑल वो टू स्टॉप द इमर्जन ऑफ आइडल्स, गार्लैंड्स एंड अदर वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज। यानी हम सभी को ये संकल्प करना चाहिए कि हम सभी जो मूर्तियों का विसर्जन करते हैं, जो माला वगैरह वाटर बॉडीज़ में डालते हैं, वो सब ऐसा ना करें, उसको रोकें, ताकि जो हमारा वाटर पोल्यूशन है वो कम हो और ना हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रीज़, जो कि लास्ट टॉपिक है। तो ट्रीज़ प्रोवाइड अ ग्रीन कवर टू आवर अर्थ। हमारे अर्थ को ट्रीज़ एक ग्रीन कवर प्रोवाइड कराता है, हरा भरा रखता है ट्रीज़। दे आर आवर बेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंड्स। ये हमारे सबसे बेस्ट और सबसे वैल्यूएबल फ्रेंड होते हैं। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ट्री। बिना पेड़ों के हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे ये पेड़ एब्जॉर्ब करते हैं और ये बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। इट गिव्स अस इननंबरल गिफ्ट्स। इननंबरल यानी कि असंख्य, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, इतने गिफ्ट्स ये पेड़ हमें देते हैं, जैसे कि लकड़ी, फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स, स्पाइसेज और शेड यानी कि छाया। ये सब तो बहुत कम ही हैं, और भी मतलब कि इननंबरेबल, जितना भी मतलब कि हम काउंट नहीं कर सकते, इतने सारी हमें हमारी ज़रूरतों को ये पूरा करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है जो ट्री हमें देते हैं, वो क्या देते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके, और बदले में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं।
अब डू यू नो में देखिए बताया जा रहा है कि एक वाइज मैन यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति से अगर पूछा गया था कि अगर आपको ये पता चले कि आपके पास सिर्फ एक दिन ही बचा है ज़िंदा रहने के लिए तो आप क्या करेंगे, तो वो बड़ी ही मतलब कि तुरंत उसने उत्तर दिया क्या दिया कि वह एक पेड़ लगाएगा। देखिए कितना अच्छा उसका सोच है पेड़ लगाने का। इन रिसेंट टाइम, हाल के समय में फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर्स, हाल ही के समय में अब लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को साफ़ कर रहे हैं, काट रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उन्हें खेती करने के लिए और ज़मीन की ज़रूरत है, तो एग्रीकल्चर के लिए, घर बनाने के लिए जगह चाहिए तो उसके लिए पेड़ों को काट रहे हैं। होटल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रिसोर्ट वगैरह ये सब बनाने के लिए उन्हें पेड़ों वे जो है वो क्या कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज़ है डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर, पेड़ों का इस तरह से काटने से जो नेचर का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया है, काफ़ी मतलब कि डिस्टर्ब हो गया, बर्बाद हो गया है। इट हैज़ क्रिएटेड एयर पोल्यूशन, इसने एयर पोल्यूशन को पैदा किया है। इससे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे चला गया है, क्योंकि जब जहाँ ज़्यादा पेड़ होते हैं ना वहाँ ग्राउंड वाटर का लेवल भी अच्छा होता है, क्योंकि जब पेड़ की जड़ें होती है ना वहाँ पे जब बारिश होता है तो जड़ों से पानी सिप सिप करके ज़मीन के अंदर जाता है, कम बहता है और वो पानी सारा ज़मीन के अंदर जाता है। इससे ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो बढ़ता है। और जब पेड़ कट गए तो वहाँ पे जो रहने वाले एनिमल्स, बर्ड्स और जो भी प्लांट्स थे उन सब की जो स्पीसीज़ है उनकी संख्या में कमी होती जा रही है। नाउ पीपल आर बिकमिंग अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज, अब लोग ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको सेव करने की जो इम्पोर्टेंस है इसके बारे में जागरूक हो रहे हैं। जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब हमें नेचर से मिलता है, इसको हम बनाते नहीं हैं। तो इन सब को सेव करने की जो इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें सेव करना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में अब लोग जागरूक हो रहे हैं। अब वे ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं ताकि उनकी जड़ें जो है वो पानी को एब्जॉर्व करें और जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो बढ़े। दिस विल आल्सो सेव आवर वाइल्ड लाइफ, ये हमारे वाइल्ड लाइफ को भी सेव करेगा, कि जो पेड़ होंगे तो वहाँ पे जो रहने वाले जीव हैं, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं, उन्हें उनके रहने के लिए शेल्टर मिलेगा, उन्हें उनका जो है नेचुरल सराउंडिंग मिलेगा, तो वे वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर सकेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड, ये नेचुरल रिसोर्सेज है ना, ये नेचर के द्वारा दिया गया गिफ्ट है हम मैनकाइंड्स के लिए, हम मानव जाति के लिए। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनको ये हेरिटेज के रूप में हैंड ओवर करें, क्योंकि हम अगर सब आज ही सारा नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म कर देंगे अपने टाइम में ही, तो हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो उसके लिए हमें बचा के सेव करके रखने की ज़रूरत, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए कई सारे रूल बनाए हैं और उन्होंने पेड़ों की कटाई को बैन कर दिया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं ताकि और ज़्यादा ग्रीनरी हो सके और ज़्यादा पेड़ लगाए जा सके, जैसे कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा सकें। तो इसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जैसे कि वन महोत्सव और फिर ईच वन प्लांट वन, यानी कि हर एक आदमी एक ट्री लगाए। तो इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं कई सारे शुरू किए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि जो चिपको मूवमेंट है उसने पेड़ों के जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्या इसके बारे में कितनी अवेयरनेस क्रिएट की है। सो इससे काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट हुई है, काफ़ी लोगों में जागरूकता फैली कि पेड़ों की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। और इसीलिए जो वन महोत्सव है ये मनाया जाता है हर साल पेड़ लगा करके लोगों के द्वारा। और ये कब मनाया जाता है, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में, हर साल जुलाई के फर्स्ट वीक में पेड़ लगा करके वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक फेस्टिवल है, ट्री प्लांटिंग का, पेड़ लगाने का फेस्टिवल है। कौन सा है, तो वन महोत्सव है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।